नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम बैठक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बैठक के अंतर्गत हम मुलाकात करते हैं किसी एक अति विशिष्ट व्यक्तित्व से और जानने की कोशिश करते हैं उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं को, उनके सामाजिक राजनीतिक जीवन के बारे में और समसामयिक मुद्दों पे उनके विचारों को भी हम टटोलते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे मेहमान हैं लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री प्रबोध मिंज जी। महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आपको भी, सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम चाहेंगे कि आप एक अपना जीवन परिचय बता दें। आप की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपका बाल काल कैसा रहा, आपके परिवार में कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बता दें। देखिए, मेरी जन्म तो 29 नवंबर 1961 को हुआ। अंबिकापुर के एक नवापारा मोहल्ला है हमारा, रेडियो स्टेशन के पीछे ही है, वहीं हमारा जन्म हुआ। और जन्म के बाद पढ़ाई लिखाई हॉली क्रॉस इंग्लिश मीडियम स्कूल यहाँ स्टार्ट हुआ था जी। और उस समय फर्स्ट बैच में हम लोगों को वहाँ अवसर मिला पढ़ने का। और बहुत कम बच्चे, हम लोग 4-5-6 लोगों से शुरुआत हुई थी। तो वहाँ प्राइमरी स्कूल का शिक्षा वहाँ मेरी हॉली क्रॉस में हुई। और उसके बाद फिर सेंट जेवियर्स में हायर सेकेंडरी स्कूल की पूरा वहाँ अध्ययन हुआ, सारा कुछ हुआ। और उसके बाद हायर सेकेंडरी के बाद मेरी भी थोड़ी एक इच्छा, चूँकि साइंस लेके पढ़ा था मैं, तो रायगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज में वहाँ मेरे को एडमिशन मिला और वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद फिर वहाँ से आने के बाद कुछ मन में ज़रूर था कुछ करने का। और उसी बीच में पढ़ाई के दौरान ही हमारे एक प्रोफेसर, आज तो स्वर्गीय हो गए, जगत राम का सर थे जी। उन्होंने एक प्रोग्राम के बारे में बताया था कि स्टेट बैंक के एक प्रोग्राम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए। यदि कोई उसमें करना चाहता है, अपना कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई इंडस्ट्री डालना चाहता हो, तो उस समय पूरे क्षेत्र के लिए उस समय पूरा संभाग था हमारा, उस संभाग में 25 लड़कों को सेलेक्ट करना था। ईडीपी प्रोग्राम बोलते थे जी। तो मेरी जिज्ञासा थी, तो मैंने भी उसमें परीक्षा दिया और उसके बाद उसकी इंटरव्यू हुई और 25 लोगों में मेरा भी सिलेक्शन हो गया था जी। अब वो मैंने बताया नहीं था घर में। अब उसके बाद 1 महीने वो लोग वहीं रायगढ़ में ही, जहाँ पढ़ाई हो रही थी, वहीं ट्रेनिंग दिए। 1 महीने का प्रशिक्षण देके किस तरह से लोन फाइनेंस कराना है, कैसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना है जी। तो उसमें फिर वो सब हो गया था। अब इसी बीच पढ़ाई मेरी ख़त्म हुई तो घर के लोग चाहते थे कि भाई इंजीनियरिंग किया है तो मैं इंजीनियर बनूं, नौकरी करूं। जी। लेकिन मेरी इच्छा थोड़ी सी कुछ ना अलग करने का या कोई इंडस्ट्री डालने के रूप में उधर इच्छा जागृत हुई थी, तो मैं फिर उधर जाने का मन बनाया था जी। लेकिन चूंकि पारिवारिक बैकग्राउंड वैसा नहीं रहा कभी व्यवसाय में या और चीज़ों में, तो मना करते रहे मुझे कि वो लोन लोगे, घर परिवार डूब जाएगा, दिक्कत होगी, कभी नहीं किए हैं जी। लेकिन फिर वो करने की इच्छा मेरी थी। उसी बीच पंचायत के चुनाव आ गए। जी। तो पंचायत के चुनावों में उस समय इच्छा तो राजनीति में नहीं थी जी। लेकिन अचानक से एक मन आया अपने दोस्त को। हम लोग बोले, सभी दोस्त लोग बैठे थे कि तुमको सरपंच बनना चाहिए, तो ऐसा करना चाहिए, ऐसे ही घर में हो। तो उन्होंने मन बनाया कि हाँ ठीक है, लड़ेंगे। जी। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग, अब एंड टाइम में जब इलेक्शन नॉमिनेशन का समय आया तो वो मित्र था, वो मना कर गया कि नहीं मैं सरपंच उरपंच नहीं बनूंगा सब। तो मेरे दिमाग में अचानक से एक विषय ऐसे ही आ गया कि मैं गलती से यदि सरपंच बन गया जी। तो 5 साल मेरे को घर से भगाएंगे नहीं और मैं अपना जो भी उद्योग करना है, डालना है, वो कर लूँगा। तो ऐसा मतलब एक बचपना कह लीजिए उसको। और फिर हम सब दोस्त यार लोग मिल के चुनाव लड़े और उसके बाद पंच बने, पंच से फिर सरपंच भी बन गया। और उस बात से मेरे पिताजी इतने नाराज़ थे कि 1 साल बात नहीं हुई और इतने नाराज़ थे। लेकिन फिर नाराज़गी धीरे दूर हुई। फिर मैं अपने जो काम करना था, एक प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू कर लिया था उसमें से, उसी योजना से। और फिर उसी समय से राजनीति में प्रवेश हुआ। चूँकि राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, परिवार भी नहीं था, तो कभी उस क्षेत्र में कभी ऐसा अवसर नहीं मिला था। लेकिन वो उसमें जब करते करते फिर सरपंच बना तो फिर धीरे धीरे राजनीति की तरफ इच्छा जागृत हुई। उसके बाद से लगातार आ गए। चूँकि परिवार में भी हम सब लोग, मैं बड़ा भाई था और मेरे साथ मेरे अभी 4 भाई हम लोग होते हैं जी।
और 2 बहनें हैं। जी फिर अब चूंकि पिताजी का भी देहांत काफ़ी जल्दी हो गया 1987 में ही, तो उसके बाद से स्ट्रगल करना भी पड़ा। सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, जी तो चारों भाई में मैं इधर आ गया था, सरपंच था, तो बाकी लोगों की भी सारी चीज़ों को देखना। और उसके बाद सारे लोग फिर पढ़ लिख के, मेरे जो भाई हैं वो भी, एक तो यहीं आपके यहाँ इंजीनियर है, जी एक छोटा भाई है वो भी इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर वो नहीं हुआ तो अभी वो नौकरी में शिक्षक हैं। छोटा भाई एक और सबसे छोटा है वो कोऑपरेटिव बैंक में है। और बहनें 2 हैं, तो उसमें भी अपनी एक बहन प्रोफेसर हैं कॉलेज में, एक बहन डॉक्टर हैं। जी तो परिवार भी कभी राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहे हैं। जी जी तो लेकिन अब राजनीतिक दृष्टिकोण से आ गए, सरपंच बने, उसके बाद आगे बढ़ते गए, अवसर मिला तो जनपद सदस्य बन के जनपद अध्यक्ष के रूप में काम किए 5 साल। जी फिर उसके बाद जिला पंचायत सदस्य के रूप में अवसर मिला। फिर अंबिकापुर नगर पालिका थी उस समय, उसके बाद नगर निगम बन गया, तो हमारा घर जो है वो भी निगम क्षेत्र में आ गया। जी जी तो फिर पार्टी ने मुझे, भारतीय जनता पार्टी अवसर दी, महापौर के लिए टिकट दी। तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी से महापौर बनने का अवसर मिला, जनता का स्नेह मिला। जी तो 10 साल 2 बार मतलब 2 टर्म महापौर के रूप में काम करने का अवसर मिला, और 2005 से लेकर 15 तक। जी उसके बाद अनुभव बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ते गए, तो आज फिर अवसर मिला, पार्टी ने मौका दिया, तो आज विधायक के रूप में काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। जी जी आपके राजनीतिक जीवन पे, सार्वजनिक जीवन पे और भी आगे बातें करेंगे। लेकिन आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताश्री का देहांत बहुत पहले हो गया था, 87 में आपने बताया। आप उस समय अविवाहित थे, युवा थे, और चूंकि आप परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे, एक तरह से बड़े भाई बहनों में सबसे बड़े थे, तो सभी भाई बहनों का एक भार जो ऐसे भी बड़े लड़के पे एक तो होता ही है, और आपके ऊपर आपके पिताजी नहीं रहे तो उसका भी भार आ गया। तो फिर किस तरह की समस्याएं हुई, क्या कैसे अपने आप को संभाला, कैसे भाई बहनों को आपने डायरेक्शन दिया, क्योंकि आप राजनीति में थे, इस तरह का कोई स्टेबल नौकरी भी नहीं थी कि आपको मानसिक इस तरह का सैलरी मिलता रहे, तो बड़ी समस्या हुई होगी, कैसे किया आपने? हाँ, थोड़ी दिक्कतें तो देखिए जीवन में होता रहता है, आता है, सबके साथ होता है जी। किसी के साथ छोटी दिक्कतें रहती हैं, किसी के साथ बड़ा रहता है, लेकिन जरूर था, सब अपने अपने पढ़ाई में थे, अब उनको पढ़ाना, देखना, सब करना जी, तो वो हो गया। लेकिन थोड़ी सी आर्थिक दिक्कतें जरूर रही, लेकिन सरपंच के रूप में उस समय काम भी कर रहे थे, तो कुछ और काम, फिर प्रिंटिंग प्रेस का काम, जी, तो वो मैनेज हो गया। फिर माता जी भी थी, वो भी एक स्कूल में शिक्षिका रहीं, जी, जी, उनका भी सहारा था। तो इस तरह से फिर बाद में सबकी शादी ब्याह करना, सब ये करना, तो ये पारिवारिक दायित्व तो रहा, बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब ईश्वर की कृपा और सब लोगों का सहयोग था कि सब अच्छे से हो गया। जी। आपके धर्मपत्नी, आपके बच्चों के बारे में बताइए, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, धर्मपत्नी तो अभी घर में है, शुरू से वो हाउसवाइफ ही रही हैं जी। और बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, जी जी, जुड़वा बच्चियां हैं। एक की शादी हो गई है, एक की अभी नहीं हुई है, उससे छोटा एक बेटा है। ये सब पढ़ाई करके अपना, जैसे बड़ी बिटिया थी वो, जिसकी शादी हुई, वो डेंटिस्ट है, डेंटल करी, और उनकी बहन जो है वो अपने माइक्रोबायोलॉजी से BSc कर ली है, और बेटा जो है वो अपना वहाँ दिल्ली DU से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, वो थोड़ा सर्विस की तैयारी में था, उसमें लगा है। फिर अब सबके अपने अपने, मैंने सबको कह के रखा है कि सबका अपना अपना जीवन है, जहाँ इंटरेस्ट लगता है, जिस दिशा में भी जाना है, तो अपने ढंग से प्रयास करो। हम लोग तो पिता होने के चलते मदद ही करेंगे, तो अपना जीवन का चॉइस अपने ऊपर मैंने उनको छोड़ा है। तो जैसा सबका इंटरेस्ट है, सब अपने हिसाब से अपना अपना लगे हैं काम करने में। जी। महोदय, आपसे अब जानना चाहूँगा, आप जिस विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व कर रहे हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनकर विधायक बने हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र है जो कहा जाए कृषि प्रधान क्षेत्र है, और कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे है। जब भी हम कभी कृषि संबंधी कार्यक्रमों के लिए बाहर जाते हैं, लुंड्रा क्षेत्र में जाते हैं, तो देखते हैं कि जितने भी नवाचार हैं, जो भी आधुनिक रूप से खेती की जा सकती है, वहाँ देखने को मिल जाता है, और ख़ास करके उस क्षेत्र के युवा बहुत आगे हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक विज़न है कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें, ताकि जो किसान हैं उसकी लागत कम हो
और लाभ ज़्यादा हो। तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? कैसे उस क्षेत्र के लोगों को आप समझाना चाहेंगे या किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहेंगे कृषि को लेकर? नहीं, देखिए, वो वास्तव में लुंड्रा विधानसभा जो क्षेत्र है जी वो काफ़ी विविधतापूर्ण है। जी एक तो कुछ हिस्सा, कुछ वार्ड जो है हमारे 2 वार्ड शहर में भी हैं, जी जी और अंबिकापुर शहर के तीनों तरफ से हमारा लुंड्रा विधानसभा चालू होता है। जी और कुछ तो शहरी कल्चर में है हमारा, कुछ अगल बगल का क्षेत्र, और एक जो लुंड्रा ब्लॉक है, जी लुंड्रा ब्लॉक का क्षेत्र वो उसमें धौरपुर का क्षेत्र उधर है, इधर रघुनाथपुर का क्षेत्र है। ये क्षेत्र सब्जियों के लिए, खेती के लिए प्रसिद्ध है, जी और उसमें बहुत नवाचार होते रहते हैं। और वहाँ के किसान, खासकर युवा किसान, जी जी वो नई टेक्नोलॉजी को नए ढंग से सब उसको करने का प्रयास करते हैं। जी और अभी भी खेती तो करते हैं, लेकिन शुरुआत जो हुई थी, लेकिन कमर्शियल रूप से नहीं कर पा रहे थे। जी जी लेकिन अब धीरे धीरे अभी जो समय आया है तो लोग उस कमर्शियल खेती करने लगे हैं। जैसे मान लीजिए टमाटर का उपयोग, बरसात में टमाटर लगते हैं बरसात के बाद, जी जी तो वो उसके बाद इतने टमाटर हो जाते थे कि टमाटर का रेट जो मिलना चाहिए नहीं मिलते थे। तो वो किस समय पे किस सब्जी को निकालना है, उसको कब लगाना है, उसकी सीडिंग कैसे करनी है, तो ये सारा चीज़ नए तकनीक में सब लोगों ने शुरू किया है। जी जी और नेट सेड में भी लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आजकल ऑर्गेनिक खेती का भी समय है, उसके लिए भी रेट मिलते हैं, जी तो उसकी ओर भी जा रहे हैं। तो बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग भी, और आधुनिक ढंग से खेती का वहाँ क्षेत्र में शुरुआत की है। तो ये हमारा लुंड्रा ब्लॉक का जो क्षेत्र है वो खेती का मामला बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ जैसे हमारा अगल बगल का, जैसे सरगावा है, सकालो है, कंचनपुर है, जी ये जो अंबिकापुर ब्लॉक में है, ये क्षेत्र भी खेती के लिए बहुत अच्छा है सब्जियों का। और एक जो क्षेत्र हमारा लखनपुर का है और दरिमा का क्षेत्र है, उसमें जो जंगल, पहाड़, ढोढ़ा, केसरार, गोती, बिनिया, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो भौगोलिक दृष्टिकोण से अलग प्रकार का क्षेत्र है। तो उधर सब्जियों वगैरह का ज़्यादा वो नहीं है उस पर, लेकिन उधर पशुपालन से संबंधित लोग काम अच्छा कर रहे हैं। और उसमें मछलियों का भी है, तालाब में वो डेवलप करके मछलियों का पालन, फिर इसके अलावा गोटरी का, मतलब बकरियों का, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पौधे हैं, जंगल है, तो उनको वो चारा की उपलब्धता है। तो बकरियों की भी बहुत, हर घर में लगभग काफ़ी अच्छा खेती है। तो उनको भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि अभी नए नस्ल पे और नई चीज़ों पे, जो अफ्रीकन नस्ल के हैं या और जमुनापाली है, और प्रकार के आजकल जो ज़्यादा वेट के जो बकरियां आ रही हैं, तो उसको प्रमोट करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि उनको फसल का उत्पादन का लाभ मिले। वही चीज़ें अपने लुंड्रा क्षेत्र में सब्जियों के साथ था। वो हो तो रहा है, उत्पादन अच्छा करते हैं, लेकिन वहाँ उस क्षेत्र में कोई प्रॉपर जो बड़े किसान हैं, बड़े लोग हैं, वो कमर्शियलाइज करते हैं, तो वो मार्केट तो वो लोग ढूंढ लेते हैं। वो आजकल मोबाइल का ज़माना है, ऑनलाइन सिस्टम है, तो बड़े व्यापारी जो बाहर के हैं, थोक व्यापारी, उनसे कांटेक्ट में रखते हैं, और उसके बाद वो रेट जब अच्छा रहता है तो उस समय बड़े लेवल पे कांटेक्ट करके वो रेट बाहर के व्यापारी आके यहीं से माल लेके चले जाते हैं। लेकिन छोटे जो व्यापारी हैं उनको अपने सामान, सब्जियां, जो भी उत्पादन है वो मंडी में लाना पड़ता है। और एक अंबिकापुर मंडी है, वो भी सब्जी मंडी है, और वहाँ जो रेट चाहिए या जो भी चीज़ें हैं उतना अच्छा मिल नहीं पाता। तो एक प्रयास हो रहा है कि उधर सब्जी उत्पादकों के लिए उस क्षेत्र में हम सब लोग एक मंडी की व्यवस्था करें। तो वो उसकी तैयारी भी हो रही है, ज़मीन भी आवंटित करा लिए हैं, और उसमें मंडी भी बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी मंडी एक वहाँ उस क्षेत्र के लिए बनेगी, सब्जी मंडी, ताकि वहाँ के जो किसान हैं उनको रेट अच्छा मिले। एक और चीज़ है, हमारा गन्ना उत्पादक लोग हैं उस क्षेत्र में, और यहाँ केरता में शक्कर कारखाना लगा है, और लुंड्रा की ज़मीन में जो गन्ने निकलते हैं उस गन्ने की क्वालिटी बहुत अच्छी है, रस बहुत निकलते हैं उसमें, और इसलिए उस क्षेत्र में गन्ना का बहुत उत्पादन होता था। तो अब उधर भी हम लोग को एक दिक्कतें आ रही थी कि जो हमारा गन्ना खरीदी केंद्र रघुनाथपुर में खुला था, ताकि वहाँ किसान वहाँ गन्ना बेच के वहीं से अपना ट्रांसपोर्टेशन से केरता कारखाने तक चला जाए, लेकिन वो पिछली सरकार में वो बंद हो गया। तो एक प्रयास चल रहा है उसको बहुत जल्दी उसको भी फिर से चालू करने का, ताकि हमारे गन्ना उत्पादक इस क्षेत्र में जो दिक्कतें हैं उसको भी पूरा कर सकें और वहाँ से गन्ने की सप्लाई उनको हो जाए। तो इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, और ऑर्गेनिक खेती की ओर भी
जी जी, प्रयास है उसका। देखिए ऑर्गेनिक आजकल बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। हाँ। और प्रधानमंत्री जी भी आजकल मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोटे अनाजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो धीरे धीरे हम सब लोग भूल रहे हैं, जब कितने पौष्टिक चीज़ें हैं मिलेट्स में। आज उसका उत्पादन हालांकि कम मात्रा में होता है, लेकिन रेट उसकी दर अच्छा मिलता है। जी जी, तो वो आजकल हाई सोसाइटियों में या बड़े शहरों में और लोगों के पास डिमांड बहुत है उसकी। इनफैक्ट आजकल डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे जी हैं। जी, तो उसको भी हम लोग कह रहे हैं कि किसानों को की, और सरकारें भी हमारी मदद कर रही है उसके बीज उपलब्ध कराने के लिए। जी तो वो करके कमर्शियल रूप से भी उसकी खेती भी उसकी शुरुआत हो रही है। तो ये कुल मिला के पूरा ध्यान है कि विधायक के नाते भी कम से कम जो जो क्षेत्र जिस तरीके का है जी उस क्षेत्र में उस तरीके से उनको प्रमोट करें। जी, एक चीज़ और हो रहा है उसमें, जैसे अभी ग्राफ्टेड पौधे लगते हैं। जी जी, तो ग्राफ्टेड पौधे चूँकि हम बीज लगाते हैं सब्जियों के लिए, तो वो कभी कीड़े लगते हैं या उसका जो जर्मिनेशन का जो ताकत है वो उतना नहीं हो पाता। लेकिन आजकल ग्राफ्टेड सिस्टम है, वो जंगली पौधों पे वो ग्राफ्टेड करते हैं पौधों को, चाहे टमाटर हो, चाहे बैगन हो, चाहे और जिन चीज़ें हैं। तो ग्राफ्टेड प्लांट्स लगाने से उसकी खेती मतलब लगभग 90% सफल होता है जी और उत्पादन बहुत अच्छा होता है। जी, लेकिन उसमें थोड़ी सी खर्च ज़्यादा लगता है। तो वो ग्राफ्टेड पौधे भी पहले बिलासपुर रायपुर से मंगाना पड़ता था, जी, अब तो यहाँ भी उपलब्धता हो गई है। अब लोकल तो गवर्नमेंट लेवल से भी हम लोग एक अपना देवरी के पास हमारा एक जगह है, जी वहाँ भी हार्टिकल्चर का बना हुआ है प्लांट, तो बंद पड़ा है। तो ग्राफ्टेड पौधे वहाँ भी बनाने का प्रयास शुरू चल रहा है, ताकि वहाँ नर्सरी में गवर्नमेंट लेवल से यदि ग्राफ्टेड पौधे मिलना शुरू हो जाएंगे तो रेट भी सस्ता पड़ेगा, बिल्कुल, हाँ, और लोगों किसानों को भी उसका अच्छा फायदा मिलेगा। जी। किसानों की बात हो रही है और आपने जैसा कि बताया कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र जो है वो कुछ तो अंबिकापुर शहर के अंदर आ गया है और ज़्यादातर शहर से लगा हुआ क्षेत्र है। जी और जब कोई भी जगह शहर से लग जाता है और शहर का जब विकास जब वृद्धि करता है तो एक समस्या आती है, और जिस समस्या को लेकर आप काफ़ी मुखर रहे हैं, भूमाफियाओं की जो समस्या है, जो भूमि अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं और इसके पीड़ित जो होते हैं अक्सर किसान, गरीब या आदिवासी होते हैं। तो इसको लेके आप बहुत मुखर भी रहे हैं, और अभी क्या स्थिति है, क्या कार्य योजना है, कैसे इसको टैकल करने की सोचे हैं आप? नहीं, वो गंभीर विषय भी है जी और देखिए जहाँ शहरीकरण होता है तो वहाँ ज़मीनों के दाम बढ़ते हैं, जी जी लोगों का आवागमन बढ़ जाता है, लोग का बसाहट ज़्यादा बढ़ती है। जी तो लोग अमूमन ऐसे बड़े शहरों में और उसके आसपास बैठना चाहते हैं, तो इसलिए ज़मीनों की कीमतें बढ़ती है और लोग अवैध प्लाटिंग भी करते हैं, अवैध रूप से ज़मीनों का खरीद फरोख्त भी करेंगे। और अन्य प्रकार से जो लोग भूमाफिया हैं वो ये ऐसा करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, कम से कम दाम में ज़मीन खरीद लें। तो साठ गांठ करके बहुत इस तरह की काम होती है। उसमें वो व्यक्ति जब तक कोई शासकीय तंत्र मदद ना करे, नीचे पटवारी से लेके ऊपर तक का सब साठ गांठ रहता है, तब ऐसा हो पाता है। और उसमें प्रयास ये रहता है, चूँकि हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है जी जी और ट्राइबलों की ज़मीन है, वो गैर आदिवासी उसको नहीं खरीद सकता। जी जी लेकिन फिर भी प्रयास ये करते हैं कि ट्राइबलों की ज़मीन को भी औने पौने दामों में किसी तरह से उनको खिला पिला के अपन ज़मीन ले लें, किसी के नाम से रजिस्ट्री करा लें, फिर उसको बेच दें। तो ये सारी चीज़ें बहुत है जो शहर से लगा हुआ आसपास। तो उसके लिए भी मैंने विधानसभा में भी इस बात को उठाया था कि इस तरह की जो परेशानियां हैं, कि ज़मीन खरीद बिक्री का विषय है, अनुमति का विषय है, तो उन सब चीज़ में उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और इस सरकार में, हमारी सरकार में भी उस पर बहुत कठोरता से उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अभी शहरी क्षेत्र में जहाँ जहाँ के मामले आए थे, कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लेके उसको निरस्त भी किया, ऐसे भू माफियाओं के ऊपर कार्रवाई भी हो रही है। तो प्रयास ये है कि उनको यदि कोई बेचना चाहे अपनी ज़मीन तो अच्छा दर पे बेचे, ताकि वो मतलब वो किसी धोखेबाजी में ना फंस जाए और अवैध जो प्लाटिंग होती है वो अवैध प्लाटिंग ना हो। क्योंकि जैसे ही आप बढ़ेगा शहरी क्षेत्र, नगर निगम अपनी जगह है, लुंड्रा विधानसभा में नहीं है, लेकिन उसके जस्ट बाद शुरू हो जाता है सरगावा, सकालो, अगल बगल जितने गांव हैं। भले ग्रामीण क्षेत्र है, आज नगर निगम नहीं है, लेकिन उन क्षेत्रों में भी बसाहट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो और उसके साथ साथ पुनर्वास की ज़मीनें भी अगल बगल में हैं। तो पुनर्वास की ज़मीनों का बड़ा बड़ा
वो खरीद बिक्री में परमिशन लगता है, तो उसमें अवैध गलतियां न हो, अब उस पर ध्यान है। जी, कहीं ना कहीं इसमें बेचने वालों के साथ भी धोखा होता है और खरीदने वाले भी धोखे में रहते हैं। तो अब हम एक बार फिर से आपके विधानसभा क्षेत्र की ओर चलेंगे, और आपका एक लंबा अनुभव रहा है राजनीति के क्षेत्र में। आपने बताया कि पंच से लेकर अभी आप विधायक बन चुके हैं। अंबिकापुर शहर में आपने काफ़ी लंबे समय तक काम किया है। एक तरह से कहा जाए कि आपने जो एक बीजेपी का लोगो है कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, तो अंबिकापुर के लिए भी ये आपका एकदम परफेक्ट बैठता है कि आप प्रारंभ से अंबिकापुर को देखते आए हैं और आपने अंबिकापुर के लिए बहुत काम किया है। अब जब आप लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में गए हैं, तो अंबिकापुर के काम को देख के वहाँ के लोगों में बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आपसे, बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो किस ओर लेके जाना चाहते हैं? क्या कुछ विशेषकर अगर हम सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करें, तो इस क्षेत्र में क्या काम करना चाहते हैं लुंड्रा क्षेत्र में? देखिए, वो अनुभव तो रहा है, पहले भी जनपद अध्यक्ष रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, की जो परिस्थितियां हैं, उसके जो सिस्टम है वो भी जानकारी में रहा है। जिला पंचायत सदस्य भी रहा, तो जिला पंचायत के बारे में अनुभव है। फिर 10 साल महापौर के रूप में शहर को विकास करने का मौका मिला, तो अवसर मिला, तो हमने शहर के लिए भी जितना हो सका उतना बहुत सारी चीज़ें हमने बना के दिया। शहर को जितना सुंदर बनाया जा सकता था, जितना लोगों को शहरी क्षेत्र में जो सुविधाएं दे सकते थे, उतना प्रयास किए। अब वो आपका सवाल सही बात है कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था विधायक का, तो कई लोग कहते भी थे कि हाँ भैया, महापौर थे, शहर को बनाए हैं, आप विधायक बनिएगा तो हमारा क्षेत्र भी चमक जाएगा, बनेगा। तो लोगों की जब चुनाव लड़ रहा था तब से ही उनकी उम्मीदें थी कि ये प्रबोध मिंज एक बार विधायक बनेंगे तो हमारे क्षेत्र में भी काम होगा। तो लोगों की आकांक्षाएं तो बहुत हैं, उम्मीद बहुत है, लेकिन जैसा मेरा है सोचने का ढंग और करने का, तो एक तो देखिए, जब तक आप प्लान नहीं बनाइएगा, आपको जो क्या क्या चीज़ों पे काम करना है, ज़रूरतें क्या क्या चीज़ों की है, तो वो पूरी प्लानिंग होगी तभी काम हो पाते हैं। तो अब जैसे मैं 5 साल के लिए मुझे अवसर मिला है विधायक के रूप में, वो आगे बने ना बने अलग विषय है, लेकिन अभी तो मौका 5 साल के लिए है। तो इन 5 वर्षों में क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ क्या ज़रूरतें हैं, और उसके अनुसार मेरी पूरी जो प्लानिंग है लगभग बन ही गया है, तैयार हो गया है। उसमें जैसे मैं बता रहा था आपको कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है। खेती का क्षेत्र हमारा लुंड्रा का क्षेत्र है, कुन्नी का क्षेत्र लखनपुर का है, वो हमारा जंगल पहाड़ों का क्षेत्र है। दरिमा का क्षेत्र समतल क्षेत्र है, इरिगेटेड है, बड़े डैम है, घुनघट्टा बांध है। तो अलग अलग ढंग से अलग अलग परिवेश हैं, तो सब ढंग से सब के लिए अलग अलग प्लानिंग अलग अलग सेक्टर पे मेरा चल रहा है। और विशेष रूप से जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने का सबसे बड़ा माध्यम जो मेरे को समझ में आया, यदि आवागमन की और सड़कों का यदि सुविधा सब लोगों को मिले, तो सारी चीज़ों की सुविधाएं वहाँ पहुँचने लगती है। जैसे जब प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं शुरू हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने ये शुरुआत करी प्रधानमंत्री सड़क योजना की। और ये 2008 तक में करीब करीब पूरे सड़कों पे काम हुए। और उसके पहले आप देखिएगा तो जैसे हमारा लुंड्रई क्षेत्र या शहर छोड़ के कहीं कोई सड़क नहीं थी। आप कल्पना करिए, हमने यहाँ से हमको जाना है सपड़ा भेड़िया आखिरी छोर है। अब वो बरियों से लोग घूम के जाते थे, वो भी कहाँ तक, धौरपुर तक, ये मेन सड़क थी। अब धौरपुर से आगे सपड़ा भेड़िया जाना है, सड़क ही नहीं है, पुलिया ही नहीं है, चितरपुर है आखिरी छोर, उसका विकास कैसे होगा? ना वहाँ आप कोई गाड़ी जा सकती तो कोई अधिकारी नहीं जाएगा, कोई अब ट्रांसपोर्टेशन सामान बनाना है, स्कूल बनाना है, तो कोई ईंट छड़ सरिया लेके नहीं जा पाएगा, तो कैसे विकास होगा? तो इसलिए पहला चीज़ है, उस दिन से जब से प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरुआत हुई और गांव-गांव तक सड़क पहुंचा, तो उसके बाद से विकास पहुंचा सब जगह। फिर स्कूल बने, फिर बाकी चीज़ें बनी, सरकारी अमले का आना जाना हुआ। तो इसलिए सड़कों का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो सड़कों के लिए भी जो बड़ी सड़कें हैं पूरे क्षेत्र के, जहाँ की आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप में पूरी प्लानिंग बनी हुई है। और वो जैसा हमारा सिस्टम है
सड़कों के मामला में हो गया, चाहे आपको कृषि का क्षेत्र हो गया, या आपको जैसे पशुपालन का क्षेत्र हो गया, आपको सिंचाई की साधन है उसकी व्यवस्था करनी है, कहीं बिजली नहीं पहुंचा है, किस किस गांव में विद्युत विहीन है, कहीं लोगों को पंप लगा के सिंचाई करनी है, तो वो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग लाइन पे हर विभाग के एक करीब करीब मोटे मोटे तौर पर पूरी कार्य योजना बना है, और उसी में हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। जैसे सड़कों के मामले में शुरुआत हुई, तो उदाहरण के लिए कहना चाहूँगा, देखिए वो आप सिस्टम को जानिएगा तो ज़्यादा काम करा पाएंगे, और मैंने जो समझा है विधायक के नाते, राज्य सरकार को काम कराना है, केंद्र सरकार से काम कराना है, बजट लाना है, फंड लाना है, तो आपको सरकार के पास आपकी योजनाओं को पहुंचाना पड़ेगा, और उसका जरिया विभाग ही है। तो विभाग के पास जब तक आप उसके साथ कार्य योजना नहीं बन के तैयार होगी, और ऊपर रायपुर मंत्रालय तक नहीं जाएगा, मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक नहीं जाएगा, तो कैसे उसकी स्वीकृति आएगी। तो वो नीचे से लाइनअप करना बड़ी चीज़ होती है। और ये 5 साल के लिए मैंने टारगेट बनाया है कि इस साल किन किन चीज़ों को बजट में शामिल करना है। जो चीज़ें बजट में आएगी, बड़े काम, वही स्वीकृति होंगे। यदि बजट में शामिल नहीं होंगे तो उसकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। वो चाहे इरिगेशन के मामले में हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का मामला हो, या एजुकेशन का मामला हो, स्कूल भवन वगैरह का मामला हो, अस्पताल खोलने हो उसका मामला हो, तो सबके लिए बजट में आपको डालना पड़ता है। तो इस वर्ष जितना मैं कर सकता था, सरकार की जो बजटेड है उसमें जो मिल सकता है, वो बजट में मैंने सभी उन सड़कों को शामिल किया है जो, और ऐसे पुलिया जिसकी डिमांड थी लोगों को, बहुत चुनाव के समय या उसके पहले से हम लोगों का क्षेत्र में आना जाना है, तो लोगों की जहाँ आवश्यकता है उसके हिसाब से मैंने प्राथमिकता बना लिया है। तो उसके अनुरूप में बजट भी काम हो शामिल हुए, और अभी वो सब एस्टिमेट और सब चीज़ बन के स्वीकृति के लिए पहुँच गए हैं। तो उसमें जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा, एक हमारा जैसे ये बगल में सोनपुर है, सोनपुर से उदारी जाते हैं एक रास्ता, बदगरी कोरिमा होके। अब वो जब से बरसों से जब भी मैं उधर जाता था, लोग कहते थे कि भैया इस सड़क को कब बनाइएगा, भाई इस सड़क को बनाइएगा तब तो वोट देंगे। तो मैं कहता था कि यार बनूंगा तब तो बनाऊंगा, तो एक बार अवसर तो दीजिए। तो जो ऐसे बहुत जरूरी चीज़ें थे, वो कम से कम 8-10 गांव को प्रभावित करता था। बरसात में रास्ते बंद हो जाते थे वहाँ, तो अब वो बनते साथ मैंने उसको बजट में शामिल करा के, पिछले बार कहीं इसमें उसको स्वीकृति करा के बरसात के पहले वो काम कंप्लीट हो गया। तो आज एक काम वो कंप्लीट हो गया। वहाँ बगल से एक आपको डकई जाने का रास्ता है, राता से, वो सड़कें बन रही थी। अब बरसात के बाद टायरिंग होगा तो वो काम भी हो जाएगा। तो ऐसे मतलब सभी सड़कों के लगभग बड़ी जितनी सड़कें थी, वो करीब मेरे तक 152 करोड़ रुपए के करीब सड़कों का वो स्वीकृति और बजट में शामिल है, जिसकी स्वीकृति करा के काम चालू करना है। उसी वैसे इरिगेशन के मामले में कई स्टॉप डैम्स वगैरह हैं, और बड़ी हमारे घुनघट्टा जो क्षेत्र है उसकी केनाल नहर बनी हुई है, और नहर में क्या है कि लाइनिंग नहीं है, कंक्रीट नहीं है, बार बार फूटता है, लोगों को पानी फिर वहाँ से, जहाँ नहर फूट गया तो वो वहाँ से पानी फिर आगे जाता नहीं, तो उसको लाइनिंग कराने का विषय है। तो पूरा लगभग 50 करोड़ के करीब का दोनों नहरों को, बाएं साइड वाली और दाएं साइड वाली, उसके 52 करोड़ का बजट में स्वीकृति के लिए भी फाइनेंस में पड़ा हुआ है। तो वो हो जाएगा तो इधर की सिंचाई की सुविधाओं को अच्छे ताकत मिल जाएगी। वैसे ही स्कूलों का था, कई हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी करना है ताकि बच्चों को, तो उसके लिए भी चिन्हांकित कर लिए हैं कि इन किन क्षेत्रों में हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से हाई स्कूल से बच्चे मिलेंगे। तो उसकी तैयारी हो गई है, अगले बजट में उसको हाई स्कूलों को बढ़ाएंगे। मेडिकल क्षेत्र में जैसे अपने को आवश्यकता है, कुन्नी का क्षेत्र है, एक तो केवल पीएससी है, कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते, तो उसको उस क्षेत्र के लिए जो नॉर्म्स हैं उसके अनुसार हम उसको आगे बढ़ाने के लिए सीएससी करना चाहते हैं। सीएससी होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनेगा, तो 30 बिस्तर का अस्पताल भी साथ में मिलेगा, 4-5 डॉक्टरों की पोस्टिंग होगी, तो वो क्षेत्र में मेडिकल की सुविधा बढ़ जाएगी। तो ऐसे 2 जगहों को, जैसे हमारा बरगिड्डी है, बरगिड्डी में एक हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वो उसकी और कुन्नी के लिए 2 जगह का प्रस्ताव अभी हमारा सरकार के पास चला गया है। तो वो हो जाएगा तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुविधा में बढ़ोतरी हो जाएगी। उसी तरह से बिजली का मामला है, तो कहाँ कहाँ पर मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि जो लोग पंप से नदी किनारे जिनके खेत हैं
जी जी वो पंप कनेक्शन करके, आजकल सोलर सिस्टम भी है, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सोलर पे ज़्यादा काम चलना बिल्कुल है, बिल्कुल तो सोलर के लिए भी योजनाएं हैं। जी तो शासन की जो योजनाएं हैं और जहाँ उपलब्धता है उसके अनुसार सारे लोगों को जो सुविधाएं करना है, देना है। तो ऐसा अब 5 साल तक की लगभग कार्य योजना तैयार है। जी जी उसको हम लोग को आगे बढ़ाना है। जी। और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बहुत ही डिटेल प्लानिंग आपने की है और पूरे क्षेत्र के बारे में आपने एक प्लान बना के रखा है, और आप बिल्कुल इस तरह से काम करेंगे तो आप जो आशंका जता रहे थे कि अगली बार आएंगे कि नहीं, तो ऐसा तो होगा ही नहीं। अगर इस तरह काम करेंगे तो जनता बिल्कुल चाहेगी कि आप ही आएँ। अब आगे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप चूँकि इस शहर की राजनीति से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और शहर का व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपसे बहुत अच्छे से परिचित है। आप लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में चले गए, वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं, तो इतने सारे लोग आपके पास दिन भर में बहुत सारे अब लोग आते होंगे, बहुत सारी समस्याएं लेके आते होंगे, तो आपका दिनचर्या कैसे रहता है, कैसे एक दिन में मैनेज करते हैं? नहीं, देखिए वो तो जीवन की प्रक्रिया है और सब अपने अपने, जैसे आप नौकरी में है, सर्विस में है, आपका रूटीन बना होगा कि इतने से इतने बजे तक टाइम आपकी ड्यूटी है, उतने बजे आप तैयार होकर घर से निकलेंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, फिर शाम को आएंगे जी लेकिन हम लोगों का राजनीतिक रूप से कोई रूटीन नहीं रहता। जी और इसलिए हम, और चूँकि शुरू से हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में रहे हैं, जैसा मैं बताया, पंच सरपंच से लेके जनता के बीच में ही, तो जनता के साथ तो जुड़ाव रहता ही है। पद के साथ साथ लोगों की, जैसे आपने पूछा कि शहरी क्षेत्र में भी काम करने का वो दायरा है, जी जी उसके अलावा जनपद में, जिला पंचायत में रहे, उसका अपना दायरा है। और विधायक के रूप में, विधायक बनने के बाद जो क्षेत्र है हमारा, उन क्षेत्र के लोगों की भी उम्मीदें हैं और विधायक के नाते सब चाहते हैं कि सब काम भी हो, सबके व्यक्तिगत काम भी हो, सार्वजनिक काम भी हो। तो वो रूटीन जरूर रहता है। ये है कि व्यस्तता बढ़ती है, पहले इतनी व्यस्तता नहीं थी, पद नहीं था तो, लेकिन फिर भी लोगों के साथ मिलना तो रहता ही था। महापौर के रूप में भी सुबह से ही लोगों का आना जाना घर में, फिर ऑफिस यहीं है तो ऑफिस में बैठ के जब तक है तब तक फील्ड में देखना, ऑफिस में काम करना। और वो भी आज भी है, सुबह का रूटीन है, सुबह उठना। जैसा कभी कभी ये होता है कि रात को कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कब सोएंगे, कार्यक्रम कभी लेट हो गया, कभी रात को 12-1 बजे आए, कभी 2 बजे आए, किसी दिन 9 बजे ही घर आ गए, तो वो रूटीन नहीं रहता है। तो सुबह जो भी रूटीन में है, सुबह उठना है, तैयार होना है, फिर पूजा वूजा करके सब थोड़ा शारीरिक व्यायाम करके फिर सुबह से ही लोगों का आना जाना है, तो सबकी समस्याएं सुनना। कभी कभी लगता है जैसे डॉक्टर के पास पेशेंट आते हैं तो उसको जैसे ढंग से उसको डील करना, उसको वैसे ही लोगों की अपनी अपनी परेशानी, किसी की व्यक्तिगत परेशानी, किसी का सामूहिक दिक्कत है, सार्वजनिक चीज़ें हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है, रूटीन रहता है। फिर घर में अमूमन जो रूटीन है वो सुबह उठ के तैयार होके उसके बाद अब लोगों से मिलना, जो लोग आए हैं उनके साथ उनकी समस्याओं पे बात करना, अधिकारियों को जो भी विभाग है उनको निर्देशित करना, और उसके साथ साथ तो जो हमारा जो रजिस्टर है उसमें एक एक चीज़ों को नोट करना। और तो नोट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि किसी बात को मैंने कहा कि इसको कब निराकृत हो जाएगा, कब होगा, तो उसमें भी अपना, मेरी जो आदत है, मैं उसमें नोट करते हैं कि कब होगा, सामने वाले ने क्या कहा है, तो उसके बाद उससे फिर कंप्लेंट्स करिए, किसका हुआ, फॉलो अप करना पड़ता है। तो उससे काम थोड़ा सा हो जाते हैं। तो सब लोगों को, घर में जितने लोग हैं उनके साथ करके उसके बाद अमूमन सेकेंड टाइम में कहीं ना कहीं या तो जो भी काम है ऑफिस के हैं या क्षेत्र में दौरे का विषय है, तो उसके बाद दूसरी टाइम में लगभग दौरे का ही अक्सर दौरा क्षेत्र में रहता है। कोई अलग अलग क्षेत्र में जितनी रूट बन गया या कोई प्रोग्राम तय है, कहीं किसी का भूमि पूजन है, किसी गांव में जनसंपर्क करना है, कहीं कोई मैच चल रहा है वहाँ आमंत्रित हैं, या कहीं लुंड्रा क्षेत्र में जाके वहाँ बैठक लेनी है, विभाग की काम कराना है, ब्लॉक ऑफिस में है या तहसील में है। वैसे ही जैसे पूरे विधानसभा क्षेत्र में 3 ब्लॉक हैं, अंबिकापुर भी है, लुंड्रा भी है और लखनपुर भी है। तो कभी लखनपुर ब्लॉक ऑफिस में, वहाँ तहसील में, वहाँ लोगों के साथ, फिर वो आखिरी क्षेत्र कुन्नी का है, वहाँ जाएंगे तो उस क्षेत्र के पहले से खबर कर देते हैं, आ रहे हैं, तो जो भी चीज़ें उधर की है वो अपनी समस्याओं के साथ वो जो बातें आती हैं उसका निराकृत करना।
तो ये ऐसा रूटीन है। फिर कभी रायपुर जाना है, जी यहाँ के फाइल गए मंत्रालय जाना है, मंत्री से मुख्यमंत्री जी से मिलना है, जी कई चीज़ों को लाइन अप करना है, तो अपनी बातों को वहाँ तक रखना, ये चीज़ें होती है। और एक चीज़ें बहुत आता है, एक तो लोगों की उम्मीद बहुत रहती है, और खासकर मैं एक चीज़ देखा कि मेडिकल लाइन में जो खासकर जो बीमार होते हैं, या जी कोई जी एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमारी पड़ गई, तो लोग बहुत परेशान होते हैं उसमें। जी एक तो ग्रामीण क्षेत्र है, पैसे का अभाव रहता है, और यदि डॉक्टर उनको रेफ़र कर दिए रायपुर या कहीं के लिए, तो बड़ा धर्म संकट उनके सामने होता है, कैसे करें, क्या ले जाएं, एम्बुलेंस कैसे मिलेगा, कौन से हॉस्पिटल में, रायपुर में कौन देखेगा, वहाँ कैसे लाइन अप होगा। जी जी तो वो एक बड़ा विषय रहता है। वैसे प्रतिदिन 1 2 3 केस जरूर आते हैं, जी तो उनके लिए भी लाइन अप करना, यहाँ उनको जैसे मेरे यहाँ पीए हैं, उनको लगा के बोला हुआ है सब, यहाँ से जिला अस्पताल से या जो हॉस्पिटल है उनसे लाइन अप करके एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। फिर रायपुर में जाएं तो रायपुर में मेरा व्यक्ति है जो अपने स्टाफ हैं, जी जी वो वहाँ उस हॉस्पिटल में लाइन अप करना, उनको एडमिट कराना, और वहाँ उनके रुकने की व्यवस्था और बाकी चीज़ें करना। तो ये चीज़ें हैं। फिर कभी कभी तकलीफ होता है कोई, अब चूंकि रेफ़र होने वाला व्यक्ति चूंकि इस डॉक्टर के हाथ से बाहर का है, बिल्कुल इसलिए रेफ़र करते हैं। जी तो रेफ़र केस अमूमन बहुत कभी कभी तकलीफें होता है, डेथ हो जाती है, जी बच नहीं पाते, फिर उनकी बॉडी को वापस भेजना, व्यवस्था करके लाना। तो ये बड़ा एक ठो रूटीन का, दिनचर्या का विषय बन गया है, जी तो वो करते रहते हैं। फिर बहुत ज़रूरतें हैं लोगों को, कहीं हॉस्पिटल में पैसा लग रहे हैं, बिल बहुत बढ़ रहा है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी का इसका आयुष्मान कार्ड की भी है, उसकी भी हर बीमारी की एक लिमिटेशन है, इस बीमारी में इतना पैसा कटेगा, इस बीमारी में इतना कटेगा, तो वो होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी भी सही हृदय हैं। कई बार मैं ऐसे पेशेंट लोगों के जो गंभीर बीमारी है उनके लिए स्वेच्छा अनुदान से पैसे मांग के, या हॉस्पिटल में उनको पेमेंट कराने के लिए जो ज़्यादा बिल हैं, प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, जी स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, उनकी ओर से भी काफ़ी मदद हो जाता है। तो ये रूटीन है चलता रहता है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बेहद प्रिय कार्यक्रम है, बहुत ही दिल के करीब रहता है ये कार्यक्रम, स्वच्छता को लेकर। जी। और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है, पखवाड़ा हम मना रहे हैं, स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा। तो इस बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसी के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम भी चलाया गया है, जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे अंचल के लोगों को? देखिए, ये बहुत अच्छी सोच के तहत ये सब चीज़ें हैं। स्वच्छता का विषय तो प्रधानमंत्री जी पहली बार बने थे, जी जी और लाल किला में पहला संबोधन था, उसी में उन्होंने किया था जी जी कि शौचालय निर्माण की बात कही थी। उस समय लोग वो तंज कस रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को शौचालय की बात करना चाहिए क्या। जी लेकिन आज उस बात को लेके आज देखिए भारत देश में स्वच्छता का विषय कहाँ है। जी एक समय गंदगी, किसी शहर में आप चले जाइए तो पूरा शहर पैखानों से किनारे किनारे सब शौचालय नहीं होने के कारण ओपन में सारे लोग गंदगी करते थे। जी लेकिन रेलवे स्टेशन में चले जाइए तो नाक बंद करना पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति 10 वर्षों में कितना परिवर्तित हुआ। बिल्कुल तो केवल एक दिशा देने से प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी, जी और उस क्षेत्र में काम करके आज मुझे लगता है कि बहुत सारी स्वच्छता में बहुत फर्क आया है। जी और आने वाले समय में भी इसीलिए इसको लगातार स्वच्छता का संदेश देते रहते हैं, और लोगों को अपने आप में प्रेरित जब तक नहीं करेंगे। देखिए, गंदगी हम ही लोग करते हैं, जी जी हम ही यदि अवेयर हो जाएंगे कि हमको गंदा नहीं करना है, तो स्वाभाविक है गंदगी नहीं होगी। बिल्कुल तो ये जागरूकता का विषय है, इसलिए समय समय पर वो करते हैं। अभी स्वच्छता का पखवाड़ा चला रहे हैं, जी जी अभी संदेश दे रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, राजनेता भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, आम नागरिक भी है, हर कोई वातावरण बना के साफ सफाई स्वच्छता की ओर सबके मानसिक रूप से हम सबको अपने आप को तैयार करने का विषय है। जी अब हम तैयार हो जाएंगे तो अपने आप सब चीज़ स्वच्छ हो जाएगा। जी हम खुद गंदगी नहीं करेंगे तो गंदा होगा कहाँ। तो इसलिए उनका भी संदेश बहुत वो है। और दूसरा, हम सबको अब स्वच्छता पखवाड़ा है, जी इसमें भी हम सब लोगों को मिल के लोगों को जागरूक करने का, प्रेरणा बनने का काम करना चाहिए। जी और संदेश भी जैसे इसीलिए दे रहे हैं, शासन स्तर पर भी कहीं बच्चों के साथ झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, किसी बाजार को साफ करने का काम कर रहे हैं, तालाबों की सफाई का काम कर रहे हैं। तो साफ सुथरा रखने से मन भी, मनुष्य भी, तन मन सब साफ रहता है। जी जी तो वैसे ही पूरा देश भी साफ रहेगा जी। जी
और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी की एक उपलब्धि कहेंगे कि लोग आज झाड़ू लेकर फोटो खिंचाना एक शान की बात समझ रहे हैं। एक समय था जब सीमित लोगों के जिम्मे था ये सफाई का काम। वैसे देखिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने जी का जी विषय जी रखा। वो एक सेंटिमेंटल चीज़ है। माँ और बेटे का जो रिश्ता है जी वो बहुत प्रेम का गंभीरता का रिश्ता है। जी तो वो भी पेड़ को माँ के नाम लगाने का मतलब कि हम कम से कम अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। वो एक एक पेड़ यदि हम लगाएंगे जी तो हमारी जनसंख्या कितनी है भारत देश में, अरबों पेड़ हम लग जाएंगे एक ही बार में। जी और यदि पेड़ नहीं रहेगा तो आने वाले समय में जीवन नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो उसको लोगों के बीच किस ढंग से प्रेरित करना है, जी किस ढंग से उनको जोड़ना है, वो प्रधानमंत्री जी को आता है। जी अब इसलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को भी आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग को देख के पर्यावरण जैसा हमारा सब खराब हो रहा है उसको ठीक करने के लिए जी इसको माँ के साथ जोड़ के वृक्ष लगाने का आह्वान किया है। बहुत अच्छी योजना है। मैं भी आह्वान करूँगा कि प्रधानमंत्री जी के अनुरूप में सभी लोग कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। बिल्कुल हाँ, और एक बार नहीं, हर बार जब अवसर मिले तब भी लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी हम सभी को पर्यावरण के प्रति दायित्व तो निभानी है। माननीय विधायक जी, आपका बहुत समय हमने लिया और आप हम जानते हैं आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आपका दिनचर्या बहुत व्यस्त है। तो अब समय हो चला है कि हम इस कार्यक्रम को समेटें और अंत में अगर आप कुछ हम आम जनता को, हमारे श्रोताओं को कोई भी संदेश देना चाहें। देखिए, मैं अपने श्रोताओं को संदेश यही देना चाहूँगा, जीवन में अपने आप के लिए हर कोई को एक लक्ष्य बनाना चाहिए। जी आप भी कोई लक्ष्य तय करें और लक्ष्य यदि तय होगा तब आप प्रयास करेंगे वहाँ तक पहुँचने का। जी जी इसलिए जीवन में एक लक्ष्य बना के चलें ताकि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग सब उस दिशा में चल पड़ेंगे। जी यही मेरा संदेश रहेगा। जी जी माननीय विधायक जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातें की, हमारे श्रोताओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। इसके लिए आज हम आपको तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर से हम बैठेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।